जिसमें इडुटेरिया के सभी सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग ज्ञान बिंदु के जितने भी सेट हैं उनको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं ज्ञान बिंदु सीरीज़ के पहले सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है। तो इसमें अगर देखें तो सेनुआर रोहतास ये भी शामिल है, ताराडीह गया ये भी शामिल है, सीकराय चिरांद सारण ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और बात करें तो चेचर और कुतुबपुर, दो और याद रखिएगा कि चेचर व कुतुबपुर ये दोनों भी नवपाषाण कालीन स्तर है जो वैशाली से प्राप्त हुए हैं, वैशाली से। तो ये आप लोग पांचों ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक तरफ दिया है, सूची 1 में दिया है लेखक और सूची 2 में दिया है रचनाएं। तो आइए इसको देखते हैं। एक आ रहा है मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की जो रचना थी वो थी इंडिका, टॉलमी की जो रचना थी वो थी जियोग्राफी, और प्लिनी की जो रचना थी वो थी नेचुरल हिस्ट्री हिस्टोरिका, और ह्वेनसांग की रचना थी सीयू की। तो इसको देखते हैं, ए बी सी और डी है, जो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। तो देखिए 3 1 2 4 कहाँ है, तो 3 1 2 4 ऑप्शन सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौतांत्रिक संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैभाषिक और सौतांत्रिक थे। और महायान के अगर हम लोग प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो उसमें था माध्यमिका और विज्ञानवाद। ये जो दो दिया है, माध्यमिका और विज्ञानवाद, ये महायान के संप्रदाय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था। ये गलत है, बाकी जो दिया है इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, तो ये सही है। सी कह रहा है कि जादू टोना पर भरोसा करते थे, ये भी सही है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो 483 ईसा वर्ष पूर्व किया गया था। 483 ईसा वर्ष पूर्व राजगीर में किया गया था, राजगीर। और ये कहाँ किया गया था, तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो इसमें देखिए सप्तपर्णी गुफा या राजगीर कहीं है तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसको आप लोग सन ध्यान में रखिएगा कि 483 ईसा वर्ष पूर्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। अग्रहार जो होता था ना, यह ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो ये पूछ रहा है कि जो गुप्त काल में अपहृत भूमि थी उसे किसे कहा जाता था। तो इसको आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो, तो उसे क्या कहा जाता था, तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। और 2-3 प्रकार की भूमि थी, एक वास्तु भूमि थी, वास्तु भूमि जो थी वो निवास योग्य, घर बनाने योग्य भूमि या वास करने योग्य भूमि थी।
करने योग्य भूमि। और एक और भूमि थी उसमें गोचर भूमि। गोचर भूमि जो होता था, गोचर भूमि चारागाह के लिए होता था, चारागाह। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हेनसोंग और इत्सिंग दोनों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पूछ रहा है कि नालंदा की यात्रा किसने की थी, ये नहीं पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था। अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था, तब इसका आंसर हेनसोंग हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोनों ने नालंदा की यात्रा की थी। अगर बात करें हेनसोंग की, तो ये 645 ईस्वी में नालंदा की यात्रा किया था, जबकि इत्सिंग ने 670 ईस्वी में नालंदा की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलु वंश से था। ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसका संबंध तुलु वंश से था। अगर बात करें हम लोग विजयनगर शासन की, विजयनगर साम्राज्य की, तो इसमें चार वंशों ने राज किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले स्थान पे आता है संगम वंश, दूसरे स्थान पे आता है सालू वंश, तीसरे पे था तुलु वंश, और चौथा जो वंश था इसमें अराविडू वंश। तो इस चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले के संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा कादरी सिलसिले की स्थापना की गई थी, जबकि कादरी सिलसिले की भारत में स्थापना सैयद मोहम्मद जिलानी के द्वारा किया गया था। सैयद मोहम्मद जिलानी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1580 में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दहसाला प्रणाली को टोडरमल के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहट का संबंध सिंचाई का साधन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव था। और जो ये पानीपत का युद्ध है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह 1761 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा में शुरू किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। पीडब्ल्यूडी की स्थापना डलहौजी के काल में ही हुआ था। तीसरा है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा की व्यवस्था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था और इसे सर्वप्रथम सत्येंद्र नाथ बोस, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा 1863 ईस्वी में पास किया गया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। और अवध का जो राजधानी था वो किसे बनाया था, तो ये फैज़ाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। खेड़ा सत्याग्रह में भी, नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी, बलसाड़ सत्याग्रह में भी, इन सब सत्याग्रहों में सरदार वल्लभ भाई की भूमिका थी। जबकि सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह के द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में। अगर हम लोग बात करें हरिजन यात्रा की तो 7 नवंबर 1933 को गांधी जी द्वारा हरिजन यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी और गांधी जी ने इसमें पूरे भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व से था। फ्लाउड आयोग जो था उसने भू राजस्व की दर को 50% से कम करके 1/3 करने का सुझाव दिया था। इसी के सुझाव को आगे चलकर तेभागा आंदोलन की शुरुआत बंगाल में 1946 में हुई। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 में बंगाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास 1908 अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस के द्वारा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1838 में किया गया था और इसकी स्थापना जो थी द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चले लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। संस्था एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ प्रतिनिधि दिया है। एक कह रहा है कि दलित, तो दलित का जो प्रतिनिधित्व था वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। व्यापारी का प्रतिनिधित्व होमी मोदी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और सिख का प्रतिनिधित्व था सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और यह कब किया गया था, तो 1789 ईस्वी में
ये सन भी आप लोग याद रखिएगा कि 1789 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकोड़ी षड्यंत्र के तहत राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को फांसी दी गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये अगस्त 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था। लखनऊ के पास काकोड़ी गांव था जिसमें चलती ट्रेन को कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के समय किया गया था। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 में हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे अंत में आई थी। अगर यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। दूसरे स्थान पर डच, उसके बाद तीसरा आए थे ब्रिटिश, फोर्थ स्थान पे आए थे डेनिश, फिफ्थ पे आए थे फ्रांसीसी, और सिक्स्थ पे सबसे अंत में स्वीडिश आए थे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि भारत में प्रथम आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त किया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल था 1707 से 1712 तक था। और वहीं बात करें हम लोग जजिया कर की, तो जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था और बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और बात करें नील विद्रोह का नेतृत्व की, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नेतृत्वकर्ता पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई से। शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत 1946 में बम्बई से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन मुसलमान पुस्तक के रचनाकार विलियम हंटर थे। विलियम हंटर के द्वारा किया गया था और यह 1870 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दे रहा है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, वह निष्पक्ष होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। तो ये गलत है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 5, दादर नगर हवेली में 2 सीटें हैं। तो इसलिए सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटें समान नहीं है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर मूल कर्तव्य को रखा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 39। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत भेदभाव का अंत किया गया है। जबकि दूसरा कह रहा है कि समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो इसका भी सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है 42। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन। अगर बात करें 26वां संविधान संशोधन की, तो यह 1971 में हुआ था और इसका संबंध भारतीय रियासत के शासकों को विशेषाधिकार के समाप्ति से संबंधित है। वहीं 21वां संविधान संशोधन जो था 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और बात करें 92वां संविधान संशोधन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2003 में हुआ था और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषाओं में बोडो थी एक भाषा, दूसरी भाषा थी डोगरी, तीसरी भाषा थी मैथिली और चौथी भाषा थी संथाली। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में ऐसे कुल 6 राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, जिसमें बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, 3 और आप लोग ध्यान में रखिएगा, बीडी जति और उसके बाद है के आर नारायणन और उसके बाद एक और है राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, ये सुमेलित है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ये भी सही है। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। सवाना ये उष्णकटिबंधीय है, कंपोज भी उष्णकटिबंधीय है, लानोस भी उष्णकटिबंधीय है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
अगर बात करें सवाना की तो ये पूर्वी अफ्रीका, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये पूर्वी अफ्रीका का घास का मैदान है। लानोस जो है वो वेनेजुएला से संबंधित है। और कंपोस्ट घास का जो मैदान है वो ब्राज़ील से संबंधित है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग तीनों को याद रखिएगा कि कौन सा घास का मैदान किस जगह से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 लवणता डैश डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ग्राम में मौजूद लवणता 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। वहीं अगर बात करें महासागर की औसत लवणता की तो वो 35 ग्राम प्रति हज़ार होती है, प्रति हज़ार होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महासागर की जो लवणता होती है 35 ग्राम प्रति हज़ार होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ छत्रक है। अगर बात करें कि पृथ्वी पर 100% जो जल उपलब्ध है उसमें सर्वाधिक महासागर में कितना है तो 97.3%। उसके बाद आ जाता है बर्फ छत्रक में 2%। उसके बाद आ जाता है भूमिगत जल मात्र 2.68% है। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है। तो इसमें जो ये सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो यह सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और सूर्य ग्रहण की जब घटना होती है तो बृहत ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं तो ये कह रहा है कि आटाकामा उज्बेकिस्तान, तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित नहीं है। आटाकामा जो है वो उत्तरी चिली में स्थित है, उत्तरी चिली में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है काराकुम, तो काराकुम सोमालिया में स्थित नहीं है, यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है। तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 PM, 6 बज रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। अगर बात करें हम लोग लेब्राडोर की तो यह एक ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के बीच स्थित है, पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यमंडल में। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है और यह लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सागर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11% रही है।
जबकि अगर वर्तमान कीमत पर पूछे तो यह 15% रही है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16.21%। जबकि यह पिछले साल कितनी थी? तो यह 15.3% थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश डैश होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.98%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास दर की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 61। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 562 अरब डॉलर के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितने अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए निःशुल्क फ्री अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें भंडारी समिति की तो भंडारी समिति की स्थापना 1994-95 में किया गया था और इसका संबंध बैंकों के पुनर्गठन और सुधार से है। बैंकों के, इसको ध्यान रखिएगा कि बैंकों के पुनर्गठन और सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें अनवरत योजना की तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 से 80 के बीच किया गया था और इसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ नियोजित विकास पर जोर देना था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। विनाइट्रीकरण में माइक्रोबैसिलस और साइनोबैक्टीरिया भाग लेते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। घोंघा, सीप, कटलस फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोलास्का संघ के हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि घोंघा, सीप, कटलस फिश और ऑक्टोपस ये मोलास्का संघ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पादप कोशिका में वर्णक उपस्थित होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लवक में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडप एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। जो उभयलिंग पुष्प होते हैं उसमें अंडप और पुंकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, तो ये भी सही है।
पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये भी सही है। मोनोसेकेराइड का जल में अपघटन किया जा सकता है, तो ये गलत है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो देखिए 1, 2, 3 कहाँ स्थित है, तो ये है सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात जोखिम बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीपेप्टाइड गामा कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत, लीवर में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, तो इनमें से एक से अधिक, ये सभी मलेरिया, चेचक और सोने की बीमारी, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 611.65 पास्कल पर शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 9.467 गुने 10 का पावर 15 का कोटि मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। चलिए आगे देखते हैं 79, कार्य का मान किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब आरोपित बल शून्य हो तो कार्य भी शून्य हो जाता है, और दूसरा कह रहा है कि जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य नहीं होता है। बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो कार्य शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, किसी वस्तु का भार, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। परम दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। दूसरा कह रहा है गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो ये गलत है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और तीसरा कहता है कि निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाबी हाइड्रोजन। गुलाबी हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये कार्बन मुक्त परमाणु से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन गुलाबी हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, शून्य संयोजी एवं उपसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसको देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उपसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 प्रकार के सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शराब, दही एवं ब्रेड तीनों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसको देखते हैं। दही और एस्कॉर्बिक एसिड ये गलत है। संतरा एसिटिक एसिड ये भी गलत है। टमाटर या पालक ऑक्जेलिक अम्ल ये सही है। नेक्स्ट उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H+ आयन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaOH कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है ना वो निकेल का अयस्क है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अल्फा कण में प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे 96 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन है, तो मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। चलिए देखते हैं 96 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 रुपया हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ज्ञान बिंदु का पहला सेट समाप्त हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।